अच्छा हम कंगले हकम, अच्छा हम पता क्या है, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी हुकूमत कंगली है या हमारी हुकूमत, तो हम बड़ा खुश रहते हैं, लेकिन उसका असर आवाम पे किस तरह चेन बन रही है। आप उसको, आप ज़रा IMF का जाल देखें कि IMF का इतना ख़तरनाक जाल है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली, मेरे साथ हैं अज़ीका अली, मैं हूँ तारिक नियाज़ी। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान ट्रैप्ड बाय IMF, बहुत अफसोसनाक खबर है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, फजूल में हम खुश हो रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ट्रैप्ड बाय द IMF, नॉट इनफ मनी टू रन द कंट्री, सेज इमरान खान। से स्टार्ट करते हैं। बहुत बुरी नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत दबन। नाउ पाकिस्तान आज के समय बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका है बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और देश के पास इतना पैसा भी नहीं है कि कंट्री प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए। नाउ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो दी है इमरान खान ने, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मेरी नहीं है, ये भी कहा है पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ नेशनल बिजनेस के ओवरऑल पाकिस्तान ट्रैप हो चुका है। और जो ये पूरा टॉपिक है ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट रीजन पर भी हम देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम बस सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक एक यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। श्रीलंका को भी आप अगर देखो, यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है फाइनेंशियली, और रिसेंटली इनके कैबिनेट ने एक बहुत ही लंबा डिस्कशन किया कि हम लोग भी IMF का पैकेज ले लें, क्योंकि इनके पास भी आपको बताओ होगा आज के समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोन को लेकर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट भी कर जाए। तो यहाँ पर बातचीत हुई, इन दी एंड निष्कर्ष ये निकल के आया पाकिस्तान की हालत को देखकर कि अभी के लिए IMF फंडिंग के पास श्रीलंका को नहीं जाना चाहिए। ये इन दी एंड निष्कर्ष निकल के आया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान फंस चुका है, इनके लोग फंस चुके हैं, हैवी टैक्सेस, इन्फ्लेशन, करेंसी क्रैश कर रही है, ये सब देख कर श्रीलंका को लगता है कि एक बार को जो ये सारा इशू है ये खुद ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे रादर देन गोइंग टू दी IMF। और ये जो सेंटिमेंट है ये आज के समय कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि IMF की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए, जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे इनको टैक्स आना है आने वाले कई सालों तक, उनको बुरी तरीके से डैमेज करेगा। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है ये इस फिस्कल ईयर में कितनी रहने वाली है, 9.5%, 12.8%, 7% या फिर 11%। रिसेंटली ये स्टेटमेंट काफ़ी न्यूज़ में थी, तो बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में, और जो इसका करेक्ट आंसर है ये मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है एडिशनल लोन के लिए ये मना कर दिया है। पाकिस्तान ने सिंपली ये कहा यहाँ पर कि इनको 2% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान इसका लोन चाहिए इन ए फिस्कल ईयर। इसका मतलब ये देखो, पाकिस्तान की जो टोटल GDP है कितनी है, 300 बिलियन डॉलर्स के अराउंड, ठीक है। इसका 1% हो गया 3 बिलियन, 2% हो गया 6 बिलियन डॉलर्स इनको चाहिए थे एक फिस्कल ईयर में एज एडिशनल लोन। जो पहले के मिल चुके हैं वो तो लोन चल ही रहा है, उसके बाद अब इनको एडिशनल पैसा चाहिए। और एडिशनल पैसा पाकिस्तान को क्यों चाहिए, रीज़न इनके PM ऑलरेडी कह चुके हैं कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय ये है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कंट्री को प्रॉपर्ली रन कर पाए। ना यहाँ पर आप पूछोगे, मगर रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि सऊदी अरेबिया ने इनको लोन दिया है, करीब 4.2 बिलियन डॉलर्स का पैकेज है, जिसमें 3 बिलियन तो सीधा ये पार करेंगे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में। उसके अलावा चाइना से भी इनको कुछ लोन मिला है। तो इस पैसे का क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, आज के समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की सरकार पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, उस वजह से ये अपने सेंट्रल बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भी खर्च नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान ने बाय द वे जो IMF का पैकेज है ये एक्सेप्ट कर लिया था कुछ साल पहले, और उसके बाद IMF ने पाकिस्तान के सामने ये शर्तें रखी है कि आप लोग हमारे हिसाब से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाएंगे। पाकिस्तान आप कह लीजिए कहने को आज़ाद है, मगर पॉलिसीज़ के हिसाब से ये इकोनॉमिक कॉलोनी ही है, जहाँ पर चाइना, IMF जो एक्सटर्नल यहाँ पर पावर्स हैं ये डिसाइड करती है कि सरकार बेसिकली पैसा कहाँ पे खर्चेगी, कैसे खर्चेगी। अब इस केस में 3 पार्टीज हैं, एक तो पाकिस्तान की जनता, फिर पाकिस्तान की यहाँ पर सरकार, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान का स्टेट बैंक। अब यूजुअली क्या होता है किसी भी कंट्री में आप अगर देख लो, इंडिया में भी आप देख लो,
काफ़ी बार जब सरकार को जनता के लिए पैसा खर्चना होता है, अपनी नई स्कीम्स लॉन्च करनी होती है, IMF तो हम काफ़ी बार ये देखते हैं स्टेट कि बैंक। सरकार डिविडेंड मांग लेती है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, उससे सरकार पैसा मांग लेती है और उसके बाद सरकार फंक्शन करती है। और ये आपको आम बात दिखेगी, चाहे यूएसए में हो, चाइना में हो, एवरीवेयर इट इज़ वेरी नॉर्मल। IMF ने यहाँ पर ये कहा, जब इनिशियली पाकिस्तान ने इनका लोन एक्सेप्ट किया, IMF ने ये कहा कि पाकिस्तान की सरकार हमारी इजाज़त के बिना अपने सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं निकालेगी। इनकी सरकार कोई ऐसा बॉन्ड भी इशू नहीं करेगी जो इनका सेंट्रल बैंक परचेज कर लेगी, क्योंकि घूम फिर के उसका मतलब यही हो गया कि आपका सेंट्रल बैंक आपको फंड कर रहा है। IMF ने सिंपली यहाँ पर यह कहा पाकिस्तान की सरकार को कि हम आपका इलाज करेंगे, आपकी पूरी जो इकोनॉमी है इसको थोड़ा सही करेंगे, मगर उसके लिए कुछ कड़वी दवाई आपको लेनी होगी। सेंट्रल बैंक से पैसा मत निकालो, जो यहाँ पर पैसा पड़ा है पड़े रहने दो, क्योंकि यहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी करेंसी इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाएगी ऑल टुगेदर। तो अब पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि ठीक है, फिर कंट्री रन करनी है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो वहाँ पर IMF ये कहता है कि मेजॉरिटी जो तुम्हारा पैसा तुम्हें चाहिए कंट्री रन करने के लिए, ये तुम निकालोगे जनता से। जनता से कैसे निकालोगे? टैक्सेस लगाकर। और सिंस पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये डायरेक्टली टैक्स देती नहीं है, तो घूम फिर के जो ये टैक्स की गाज है ये गिरती है पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर, जो ऑलरेडी काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी वीक है। तो अब उन लोगों को एडिशनल टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। तो ये एक ट्रैप है IMF का, जहाँ पर पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा कि हमको $6 बिलियन एडिशनल लोन दे दो, कंट्री को रन करने के लिए पैसा चाहिए। IMF ने यहाँ पर सिंपली ये कहा है कि जब तक तुम टैक्स अपनी जनता पर और ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे तब तक एडिशनल लोन हम तुमको नहीं देने वाले। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है, यही होगा, इनकी सरकार इंडस्ट्रीज़ पर और ज़रा टैक्स लगा देगी, मजबूरी में लोग टैक्स पे करेंगे, वही फिर भी इवेंचुअली IMF का इनको जो है पैकेज मिल जाएगा। तो इसका आंसर है देखो, इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इनकी इंडस्ट्री है, जो आम नागरिक है, ये धीरे धीरे बगावत कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। ये सरकार को यहाँ पर लिटरली ये कह रहे हैं कि पहले तो तुम लोगों ने ये कहा सरकार में आने से पहले कि IMF का पैकेज कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर IMF का पैकेज एक्सेप्ट कर लिया, फिर अब देखो पाकिस्तान के साथ मैं ये कहूँगा एक ख़राब चीज़ ये हो गई कि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। पहला IMF का पैकेज लिया, इन्होंने कैलकुलेशन ये करी थी एक पैकेज लेंगे उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मगर फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में सरकार की जो अर्निंग है बुरी तरीके से हिट हुई, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी जगह बैठ गई थी। मगर जो आम आदमी है वो तो सिंपली यहाँ पर ये देखेगा कि मेरे लीडर ने ये कहा था कि मैं IMF का लोन नहीं लूँगा, फिर लोन लिया, अब जनता पे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा एडिशनल टैक्स। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान में एक फ्यूल क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो इनके पेट्रोल रिटेलर्स हैं, जो लोकल लेवल पर जो पेट्रोल पंप्स पे लोग पेट्रोल बेचते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही बड़े स्केल पर हड़ताल कर देंगे, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ये लोग अपना बिजनेस प्रॉपर्ली चला नहीं पा रहे। और अगर मान लो ऐसी स्ट्राइक हो जाती है, पॉसिबिलिटी है कि या तो पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ पर बीच में आना होगा और लिटरली फोर्स करना होगा इन सब लोगों को कि वापस काम पे लगो, या फिर पाकिस्तान कई हफ्तों के लिए ऑल टुगेदर रुक सकता है बिकॉज ऑफ ए फ्यूल क्राइसिस। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान का सिंस जो टोटल डेट है ये अब 50 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है, 50 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर पहुंच चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कल को ये लोग बॉन्ड इशू करते हैं, ओपन मार्केट में जाते हैं बाकी किसी और सोर्स से लोन लेने के लिए, तो वहाँ से भी लोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंट्रीज ये कहेंगी कि ऑलरेडी आपकी लायबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते आपको यहाँ पर लोन देकर। अब यहाँ पे आप कहोगे 50 ट्रिलियन रुपीज़, ये इंडियन रुपीज़ है पाकिस्तानी रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। देखो 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ होते हैं 1 लाख करोड़, तो आप समझ लीजिए 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये हो गए 50 लाख करोड़ रुपए। तो जो पाकिस्तान का टोटल डेट यहाँ पर हो गया ये है करीब 270 बिलियन से लेकर 300 बिलियन US के आसपास, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा अमाउंट 127 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ एक्सटर्नल डेट ही है, जो बाहर का डेट है इनको पे करना है। और सबसे अजीब बात यह है कि मेजॉरिटी जो इनका यहाँ पर उधार उठाया गया है ये उठाया गया था 2008 से लेकर 2021 के बीच में, जब पाकिस्तान में फाइनली डेमोक्रेसी वापस आई, आर्मी रूल कम हुआ। तो अब क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद इन दी एंड मिलिट्री रूल ही पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। अगर मिलिट्री इकोनॉमी संभाल लेती है तो फिर भी सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इनके यहाँ चाहे कोई भी पावर में रहे, इमरान खान, नवाज शरीफ, करप्शन कम नहीं होता। और अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर ना लोग एक्चुअली सीख रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ भी सीख रही हैं, और इवन जो इकोनॉमिस्ट है दूसरी कंट्रीज़ के वो भी सीख रहे हैं। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं बहुत ही फेमस डॉक्टर लैफर, इन्होंने ये कहा है कि IMF की जो पॉलिसीज़ है ना आज के समय,
ये एक्चुअली damage करें डैमेज कर रही है पाकिस्तान पाकिस्तान की इकोनॉमी को, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो भी इंडस्ट्री है, चाहे टोबैको इंडस्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहाँ पर सरकार IMF के प्रेशर की वजह से इतना टैक्स डाल देगी कि वो इंडस्ट्रीज रीजन बंद में हो कम्पीट जाएंगी। करने लायक बचेगी नहीं। आप समझ रहे नहीं हो हैं, पाएगी। उन इंडस्ट्रीज के पास इतना पैसा अभी के लिए है ही नहीं कि वो खुद को ग्रो भी कर पाए और सरकार को भी टैक्स पे कर पाए। तो इन दी एंड होगा क्या कि IMF शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान को ठीक कर देगा, मगर लॉन्ग रन में इनकी जो इंडस्ट्री है ये लिटरली क्रिपल हो जाएगी बहुत ही लंबे समय तक। ना एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये सब देखकर IMF जिस तरीके से फंक्शन करता है, जिस तरीके से इनका प्रोग्राम ऑपरेट करता है, मेरे ख्याल से उसमें भी अब अपडेशन की आवश्यकता है। नहीं तो पाकिस्तान का ख़राब एग्जाम्पल देखकर कल को श्रीलंका, उसके अलावा अफ्रीका के कई देश, वेरियस कंट्रीज़ एक्चुअली IMF के पास जाएंगे नहीं, इस डर से कि एक बार इनके पास चले गए तो बहुत ज़्यादा क्रूअल इलाज ये लोग करते हैं। तो आई थिंक इन द फ्यूचर बाकी कंट्रीज़ के लिए मैं कहूँगा, पाकिस्तान के साथ तो खैर जो होना था हो गया, बाकी कंट्रीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि IMF में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। इनका जो लोन का सिस्टम है थोड़ा सा और सॉफ्ट करना चाहिए, जिससे जो इंडस्ट्री है एक कंट्री की ऑल टुगेदर वो किल ना हो जाए ना। वापस आते हैं अपने MCQ पर कि IMF ने रिसेंटली प्रोजेक्शन करी है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी। तो सही उत्तर यहाँ पे है इसका ऑप्शन ए, 9.5% रहने वाली है GDP ग्रोथ रेट। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, IMF कीप्स इट्स इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन अनचेंज्ड एट 9.5%। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के UPSC कॉम्बो कोर्सेज में सेल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और एक स्पेशल ऑफर यहाँ पर ये है कि आपको मिलेगी एक्सटेंडेड वैलिडिटी अपने कोर्सेज पर। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, इस लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन सिंगल परचेज। तो यहाँ पे क्लिक करो पिकअप प्लान पर, और अगर आप 12 महीने से ऊपर ये कोर्सेज परचेज करते हो तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि प्राइसेस काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। उसके अलावा आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ करिए कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ने तो हमें सोच में डाला, बहुत ही एक अफसोसनाक, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक। और मैं तो सोचो कि मतलब सोच के परेशान हो रही हूँ कि क्या होगा आगे। अच्छा, जितनी भी बातें हैं जो इन्होंने बताई हैं पूरी की पूरी रिलेट हो रही हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ हम इस वक्त कराची में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल सच बताएं कि वाकई अच्छा पेट्रोल पंप की हड़ताल भी आपने देखी। अच्छा, वो जिस तरीके से बता रहे थे मुझे तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि क्या वो पाकिस्तान का दौरा तो नहीं करके यकीन करें बस प्रॉपर आवाम के बीच में रह के तो नहीं गए। उनको इतनी बारीक सी बातें कैसे पता। अभी जो पेट्रोल पंप का स्ट्राइक हुई थी, पेट्रोल पंप वालों ने स्ट्राइक 2-3 दिन पहले इन्होंने जो वीडियो बनाई थी उस मतलब बनाई पहले होगी शायद 2-4 दिन के बाद शायद अपलोड हुई हो, तो इससे पहले ये स्ट्राइक हो चुकी है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले, 1 दिन के लिए हुई थी, 3-4 दिन बहुत परेशानी हुई आवाम को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब उन्हें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा, पेट्रोल पंप की जो इंतज़ामिया है। अब एक बात बताऊँ आपको कि अब मज़ीद टैक्सेस नहीं देगी आवाम। बहुत ही, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं, ताजिर बहुत ही ज़्यादा, आवाम परेशान है टैक्स दे के कुछ भी ख़रीदने जाए ना हम, कुछ भी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सी चीज़, मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर रहा होता हूँ। कहीं पर भी जाएं, एक टॉपिक है सिर्फ हमारे इस वक्त आवाम के पास, बेरोज़गारी। और अच्छा, कैसे वो टॉपिक कैसे शुरू होता है? जब कोई किसी से ख़रीद रहा है, कुछ ले रहा है, किराया दे रहा है, या कोई बंदा, मतलब कुछ भी, कहीं भी जाएं, आप कपड़ा ख़रीद रहे हैं तो कपड़ा ख़रीदते हुए आपका टॉपिक कौन सा शुरू हो जाता है? भाई ख़रीदना तो ख़रीदो, नहीं तो नहीं। वो तो इतने का नहीं था तो पहले इतने का था, फिर वो इमरान खान पे बात। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, एक मैगी का पैकेट होता है ना, वो हमारे यहाँ इनकी हुकूमत से पहले की बात है, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो 15 to 20 रुपीज़ का था। सही, ठीक है। वो और बड़ा वाला जो पैक था वो 25 का था, और अब आपको पता है वो कितने का मिल रहा है? 55 रुपीज़ का पर पैक। डबल से भी अबव है। तो कहने का मतलब ये कि मैंने नोट किया, अक्सर चलते फिरते कहीं से भी गुजरते, यही एक टॉपिक है आवाम के पास, महंगाई। अच्छा, फिर उस महंगाई को लेके हुकूमत पे टोन, ठीक है ना। तो इन्होंने बिल्कुल, मैं कहता हूँ इस वक्त आवाम भर चुकी है, यहाँ तक परेशान है। अगर मजीद टैक्सेस लगाएंगे ये तो कोई नहीं पे करेगा। अच्छा। और हमारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी, इन्होंने सही कहा
कि ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है और सही से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, मज़ीद टैक्सेस कहाँ से देंगी कि खुद को ग्रो करें और गवर्नमेंट को भी खुश रखें, ऐसे थोड़ी हो पाए। अच्छा वो टैक्स तो चलो कर लेंगी, फ़र्ज़ करें कंपनीज जो हैं वो टैक्स देंगी तो वो चीज़ महंगी करेंगी, तो उसका असर आवाम पे है। तो आवाम में अब मज़ीद टैक्स देना या मज़ीद महंगी चीज़ ख़रीदना बर्दाश्त, जरा पता है गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है समझ नहीं रहे अभी भी। रिटेलर्स ने हड़ताल क्यों करी है, स्ट्राइक क्यों लगाई? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रॉफिट मिल नहीं रहा, जितने लगा रहे वो उतने उससे मतलब वो समझे लॉस में जा रहे हैं, एक तो वैसे ही खसारे में जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अब मजीद इससे भी ज़्यादा करती है तो वो कैसे फंक्शन कर पाएंगे? तो वो कहेंगे हम रेट बढ़ा रहे हैं, हुकूमत रेट का मना करेगी कि यार आवाम से कोई खरीदेगा ही नहीं, आवाम से इतने की ये चीज़ बेचो, इतने की ना बेचो। जब वो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, इतने में चीज़ बन रही है, तो हमें तो बच ही नहीं रहा, तो फिर पूरी कंपनीज जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, खसारे में जाएंगी। अच्छा इस वक्त ये सूरत हाल है कि जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, मैं जो देखें हर बंदे की अपनी फील्ड होती है, तो उससे रिलेटेड उसे थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन इदारों से बंदे निकलने की खबर आती है कि 100 200 150 बंदे एक टीवी चैनल से निकाल दिए गए हैं। इस वक्त बता रहा हूँ, एक टीवी चैनल पे सैलरीज ना मिलने पर, आपको पता है एक टीवी चैनल ने 6 महीने की सैलरियाँ रोकी थी, नहीं दी। तो वहाँ पे एक टीवी चैनल के जो जॉब करता था बंदा, उसने खुदकुशी कर ली थी। जॉब करता था, मैं भी दूसरी बात पे आऊँगा, तो जॉब जिक्र कर रही थी, तो जॉब करते हुए बंदे ने जब खुदकुशी की थी ना, क्योंकि सैलरियाँ नहीं दे रहे थे 6 महीने को, थे 6 मंथ्स कैसे सर्वाइव करेगा? तो पता क्या हुआ था, उस चैनल के ऊपर जितने भी एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने चैनल पे हमला भी किया था, चैनल के शीशे भी तोड़े थे, ये न्यूज़ बनी थी। अब हमारी जो रिसेंटली चल रही है, बहुत ही वायरल खबर चल रही है कि एक चैनल का जो बंदा था उसे जॉब से निकाल दिया गया, रिक्शा चला रहा था, बहुत ही हालात ज़्यादा ख़राब थे। अच्छा बाकायदा ये तो बताएं इंटरव्यू हुआ उसका, मतलब बाकायदा न्यूज़ चैनल वालों ने उसके हालात के ऊपर वीडियो तक बनाई। लेकिन हमारे यहाँ हर कोई मांग रहा है या हर कोई ही गरीब बन चुका है, मतलब पूरी ऐसा लग रहा है पूरे मुल्क में ही गुर्बत छाई हुई है। और ऐसा ही है कि लोगों ने मतलब उनका इंटरव्यू हुआ, उसने इतना मतलब कस्बा पुरसी के साथ अपने हालात बताया, अपने घर के हालात बताए कि कुछ भी नहीं है, 2 दिन से कुछ पक्का नहीं है, मैं रक्षा लेकर निकलता हूँ, फ्यूल का इंतज़ाम नहीं होता है, चीज़ों का इंतज़ाम नहीं होता है। और रेस्टोरेंट्स को कह रहा है, कभी कभी मैं इन रेस्टोरेंट्स में सोचता हूँ कि कभी मैं इन रेस्टोरेंट्स में जाया करता था और आज मैं इनको हसरत भरी निगाहों से देखता हूँ। ये इनका इंटरव्यू था, 2 से 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, उन्होंने खुदकुशी कर ली, लटक के अपनी जान दे दी। और मैं ये सोच रही हूँ जब लोगों ने इंटरव्यू लिया, जो मतलब दूसरे टीवी चैनल वाले थे जिन्होंने उनको इंटरव्यू करा, तो उन्होंने मदद नहीं करी, लोगों ने मदद नहीं करी। अच्छा होता पता क्या है कि लोग समझ रहे होंगे कि चलो ठीक है ये परेशान है, तो कुछ ना ठीक है, कुछ ना कुछ परेशानी का हल निकल आएगा या ये होगा, लेकिन उसके अंदर की क्या कंडीशन है, 70,000 उसके ऊपर कर्ज था, ठीक है, बच्चों लैंड का किराया अलग था, घर का किराया अलग था, ठीक है, उससे वो डेली उनसे भी हो रहा था। जिस दिन स्ट्राइक हुई है एग्जैक्टली उस दिन उसने इरादा करा और उसी दिन उसने सुसाइड किया है। जिस दिन स्ट्राइक हुई है यहाँ पे मतलब पेट्रोल पंप वाली, हाँ, वो एक दिन और उसी दिन मतलब 2-3 दिन पहले उसका इंटरव्यू हुआ होगा, 2 दिन बाद उसने सुसाइड कर दी, 2-3 दिन बाद। और किसी ने उसकी मदद, मैं अभी तक इसी सोच में घूमूँ कि कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो जाके उसको बोलता कि मैं किराया दे देता हूँ या मैं राशन डलवा देता हूँ, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, कोई एक भी नहीं था। बाद में अब जब उनकी डेथ हो गई तो लोग आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं हम इनके घर का रेंट देंगे हमें, लेकिन आप बताएं कि जब एक शख्स रहा ही नहीं तो वो चीज़, मैं ये चीज़ सोचती हूँ ये कैसा दुनिया का निज़ाम है कि जब वो कोई इंसान जिंदा है तो कोई उसको नहीं देखता, उसको जो फेस करना है खुद करना है, अपने बलबूते पे करना है, वो मर रहा है, खप रहा है, कुछ भी कर रहा है वो खुद कर रहा है, 1 रुपया भी करना है तो उसको खुद अरेंज करना है। जब वो मर जाता है तो लोग हमदर्दी करें, अब तुम्हारी हमदर्दी किस काम की, अब तुम क्या करोगे? बिल्कुल ऐसा ही है, वो वापस तो नहीं आने वाला। अच्छा बड़ा मतलब है कि हम अभी वीडियो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि काश हम मतलब है कि कुछ इस तरह से कुछ कर सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता। मैं तो ऐसा सोच रही थी कि कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए मुझे, हुआ ये है कि कौन से शख्स का मेंटली लेवल इस तक हद तक जा चुका है या इतना परेशान है कि यार ये अपनी जान तक ख़त्म कर दे। मैं कुछ भी करके, यकीन कर, मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, अगर मुझे हाथ भी फैलाने पड़े ना किसी इंसान की मदद करने के लिए तो मैं फैला दूँगी,
मैं उसकी मदद करूँगी, लेकिन पता तो चले कौन है। अब देखिए जब उसका इंटरव्यू चला तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग उसको अप्रोच कर सकते थे। तो मैं बता रहा हूँ ना कि तो आजकल असल में हर शख्स ही मांग रहा है, हर शख्स ही नौकरी का बोल रहा है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तकरीबन हर शख्स ही इस तरह है। तो उसमें अच्छा मैंने अक्सर एक चीज़ नोट की है कि पहले तो उनकी मेंटली स्टेटस ये तक नहीं पता कि यार वो इस हद तक जा चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं यार हम किस किस की करें, हम कितनी करें, हम किस किस की करें। अच्छा हम पता क्या सोचते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, मेरे सामने अगर कोई शख्स परेशान है, कह रहा है, तो मैं सोचूंगा कोई ना कोई तो कर देगा, कोई ना कोई तो कर देगा। अच्छा नहीं, हर शख्स ये कहेगा कोई ना कोई, तो वो कोई ना कोई कौन होगा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा कोविड से पहले तक ना जो अब लोग थे अपना भरम रखते थे, बड़ा पैसा है हमारे पास, उड़ाते थे, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते थे, वो लोग भी ना कोविड के बाद रो रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रो रहे हैं पाकिस्तान में। यानी 25 करोड़ आवाम है ना, तो 25 करोड़ में से कोई 1 करोड़ आवाम भी ये नहीं कहेगी कि हाँ बहुत खुशहाली है, बहुत खुशी है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर कोई करोड़पति है ना तो मैं उसे करोड़पति नहीं समझ रहा हूँ। उसकी वजह ये कि क्योंकि उसके अपने एक्सपेंस करोड़पति वाले हैं। और अगर उसकी वो करोड़पति वाली इनकम नहीं होती तो वो एक 25,000 वाली इनकम वाला डिस्टर्ब होता है, उसी तरह वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा भाई मुझे कभी कभी बातों में बताने लगा जो लोग लाख 1.5 लाख फंसा के बैठे हैं मार्केट्स में, उनको पता है प्रॉफिट के तौर पे मिल क्या रहा है, 5,000, 10,000, 6 लाख 7 लाख उनके मार्केट में फंसे हुए, लेकिन लोग उनको रोना गाना कर रहे हैं। जो पार्टीज हैं वो रो रही हैं कि नहीं हमारे पास सही नहीं, हम आपको दे ही नहीं सकते। अभी मैंने पिछले दिनों न्यूज़ सुनी थी कि IMF ने कर्जे का मना कर दिया है। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्ज ले रहा है, लेकिन वो कर्ज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ IMF को शो ऑफ के लिए है। डमी अपने रिजर्व में रखेंगे, ये दिखाएंगे। फिर उसके बाद IMF उस रिजर्व्स की वजह से पैसे देगा, फिर पैसे जब आ जाएंगे तो वो वापस कर देंगे। अच्छा सऊदी अरब जो दे रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है, कुछ भी नहीं, वापस लेने के लिए। यानी कि इस हद तक हम कंगले हैं। अच्छा हम कंगले हम पता क्या है, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी हुकूमत कंगली है या हमारी हुकूमत, तो हम बड़ा खुश रहते हैं, लेकिन उसका असर आवाम पे किस तरह चेन बन रही है। आप ज़रा IMF का जाल देखें कि IMF का इतना ख़तरनाक जाल है कि एक गरीब आदमी अंडा और डबल रोटी खा रहा है ना, उसको भी तकलीफ़ दे रहा है। वो UNO में बैठ के IMF वाले वो लोग एक आम पाकिस्तान का सड़क पे खड़े हुए बंदे को तकलीफ दे दी उन्होंने, उनकी पॉलिसी देखें। अच्छा घर में आटा चावल दाल चीनी पेरेंट्स को पता होता है, बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता। जब वो मैंने आपको मैगी की मिसाल इसलिए दी, अभी परसों तरसों की बात है, मैंने वो मैगी का पैकेट देखा, वो इतना बड़ा पैकेट 55-60 रुपए का। मैंने कहा कौन लेकर आया, मुझे यकीन नहीं हुआ। जब मैंने दोबारा प्राइस पूछवाया तो वो उसके एक्चुअल प्राइस हैं लिखे हुए। बहुत फ़र्क आ गया, कहाँ गए हम? और मैं कह रहा हूँ कि और तो कोई टॉपिक ही नहीं है इस वक्त आवाम के पास। अगर आप नमक से लेकर चीनी तक की बात करें, सब मतलब ट्रिपल कीमतों में ले रहे हैं। अच्छा फ़र्क क्या आ गया पता है, लोगों के पास इनकम जितनी आ रही है ना, उससे उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं मिल रही उनको, नहीं मिल रही। 25,000 एक शख्स ने एक कैलकुलेशन की, हाँ मैंने आपको पहले भी बताई थी शायद, कि एक शख्स ने मेडिसन माइनस की एक 7 अफराद की फैमिली की, और फ्रूट माइनस किया, हर चीज़ माइनस की। तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद पर फैमिली का ख़र्चा 57,000 आ रहा है, जिनका 8 से 10,000 का घर भी पता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा अलमिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए सोचने की सूरत हाल है। और मैं इस बात को दाद दूंगी कि इस हद तक प्रशांत धवन जी ने कितनी वर्किंग करी होगी, बहुत रिसर्च करी होगी, कितनी स्टडी करी होगी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।